आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन टूरिज्म की बात करेंगे दोस्तों। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू छपा है, नकुल आनंद ने दिया है आमिन अली को। नकुल आनंद जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आपके आईटीसी के, और फेथ के भी चेयरमैन है, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, उसके भी ये चेयरमैन है। तो हम बात करेंगे, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई है, इसीलिए मुझे लगा कि ये आपको जानना ही चाहिए। इनक्रेडिबल इंडिया, भारत से बेहतरीन देश पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर आप टूरिज्म, देखिए भारत को अपने आप को टूरिज्म हब की तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का खजाना है, हमारे पास चारों सीजन्स हैं, हमारे पास पहाड़ है, समुद्र है, हमारे पास हेरिटेज है, एवरीथिंग वी हैव। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट तो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि क्या बताएं। इसीलिए आप भारत को एज ए टूरिज्म हब प्रमोट करो, और बहुत ही एक्सेसिवली, बहुत ही एग्रेसिवली, सॉरी एक्सेसिवली बोल दिया, एग्रेसिवली प्रमोट करो, ताकि पूरी दुनिया से भर भर के टूरिस्ट भारत में आए। अभी भी आते हैं, लेकिन ये कम है। टूरिज्म में क्या दिक्कतें हैं हम इस लेक्चर में जानेंगे। इस पैंडेमिक ने कैसे टूरिज्म को दिक्कत में डाला वो भी जानेंगे। हमारी रिपब्लिक डे सेल चालू हो गई है, हैप्पी रिपब्लिक डे। और आपको बता दूं कि मैंने रिपब्लिक डे पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं कि संविधान हमारा कैसे बना, उस पर भी लेक्चर्स अवेलेबल है। आईबी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है हमने, रिपब्लिक डे सेल चालू है, 10 टेस्ट है, जरूर आप इसको अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अगले महीने से मैं ट्रैवल करूंगा, 1 to 1 इंटरैक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। देखो, ये जो साल है ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि देखिए लॉकडाउन तो लग ही गए, साथ ही साथ टूरिज्म ठप्प पड़ गया। ना ट्रेन चल रही थी, ना फ्लाइट चल रही थी, जो लोग जहां थे वहीं फंसे रह गए। तो ये सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस हुआ है वो टूरिज्म सेक्टर को हुआ है। अब आप देख लीजिए, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1950 के बाद ये सबसे बड़ी क्राइसिस है अगर हम इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करें। टूरिज्म जो है, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो 10% का कंट्रीब्यूशन देता है। और आपको पता ही है कि हम भारत को एज अ टूरिस्ट स्पॉट, मतलब टूरिज्म का एम्बेसडर प्रोजेक्ट भी करते हैं पूरी दुनिया में। दुनिया, जब भी आप कोई भी आता है ना, आप यहां पे बस भारत का बोल लो कि आप इंडिया में आ जाओ, उसके मुंह पे एक मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि इंडिया इतना बेहतरीन है। आप भूल जाओ वेनिस, आप भूल जाओ जर्मनी, आप भूल जाओ स्विट्जरलैंड, आप दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी जगह है वो आपको यहीं मिल जाएंगी। इतना बेहतरीन। कश्मीर चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, एमपी चले जाओ, साउथ चले जाओ, गोवा चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, कितना बताऊं मैं। तो इसीलिए भारत जो है, शी इज दी ब्रांड एम्बेसडर, बिगेस्ट एम्बेसडर टू द वर्ल्ड। टूरिज्म की बात करें, अब ये एक ऐसा सिस्टम है, टूरिज्म एक ऐसा इंजन है जो हमारी ग्रोथ को रिवाइव कर सकता है। आपको पता ही है कि हम रिसेशन में तो जा चुके हैं, और हमारी जो जीडीपी है वो लगातार नेगेटिव है। फर्स्ट क्वार्टर में तो 23% के आसपास, सेकेंड क्वार्टर में भी 9% के आसपास। तो जीडीपी जो है वो नेगेटिव है। अब अगर हमको अपनी ग्रोथ को वापस लेके आना है, अब आप देखिए पेट्रोल जो है वो 87 रुपए लीटर हो गया। इतने ज्यादा टैक्सेस, मार्केट में वो 23 रुपए आता है, रिफाइनरी का आप जोड़ लीजिए तो 3 रुपए, बाकी उसके बाद 35-36 रुपए आपके सरकार के टैक्सेस जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। तो अब सरकार करे क्या? अब बहुत लोग बोलेंगे कि सरकार करे क्या, कि सरकार को तो पैसा चाहिए तो वो यहां से पैसा उठा रही है। लेकिन आप टूरिज्म को, जो बाकी सेक्टर्स हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट करो ना। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक तरीके से इंडिया को, ब्रांड इंडिया ये बना देगी। ये आप देखिए, ये आंसर में कोट करिएगा, इंटरव्यूज में दाग दीजिएगा। ये 140 कंट्री में भारत की रैंक कल्चरल रिसोर्सेज में 8th है। अबे नंबर 1 होनी चाहिए, 8th डाल दी, 8th है। कल्चरल रिसोर्सेज की बात करें, इतने कल्चरल रिसोर्सेज है हमारे पास। बिजनेस ट्रैवल में 13th है, कंपिटेटिवनेस में। नेचुरल रिसोर्सेज में 14th है। अगर इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपिटेटिवनेस रिपोर्ट की बात करें, इतनी बेहतरीन रैंकिंग मिली, मतलब अब दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। हर चीज आपको यहां पे अवेलेबल है। स्टिल वी आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन आवर एसेट्स। हमारी जो कंपिटेटिवनेस रैंकिंग है, टूरिज्म कंपिटेटिवनेस रैंकिंग है, वो 34 है। इसका मतलब हमने अपनी पोटेंशियल को प्रॉपर यूज किया ही नहीं है। हमने अपने जो प्रीशियस एसेट्स हैं उसको ना ही मोनेटाइज किया, ना ही उसको मार्केट किया है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इतना ही कर रहे हैं। अब ये हमारे लिए लॉस है ना,
क्योंकि अगर ये इंडियन इकोनॉमी का 10% में कंट्रीब्यूशन करता है, यही 30% हो सकता है, 40% हो सकता है। यस। और टूरिज्म तो एक ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कि आप हिमाचल चले जाओ या कहीं पे भी आप चले जाओ, आप कोई पहाड़ पे चले जाओ, तो वहां पे वो खाली आप पहाड़ पे ऊपर चले जाओगे, वो एक पीक है, बहुत अच्छा नजारा दिखेगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगल बगल शॉप्स खुल गई हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, तो उन सबके लिए वहां पे खूब लोग काम करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी तो कितना जनरेट करता है। यही नहीं, हमारे पास इतनी नॉलेज है वेदास की, आयुर्वेद की, योगा की, इतनी नॉलेज भरी पड़ी है कि हम दुनिया के वेलनेस हब हो सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे अली ने पूछा है इनसे, नकुल आनंद जी से, कि आपका एस्टिमेट क्या है बिजनेस का। ठीक है, क्योंकि भाई ये फेथ के चेयरमैन है, तो इनको सबसे ज्यादा पता होगा कि कितनी टूरिज्म के दौरान जॉब लॉसेस होने वाली है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर की बात करें, कंपेयर करें, तो यहां पे फेथ एस्टिमेट करती है कि 15 लाख करोड़ का इंपैक्ट होगा। विश्वास करेंगे आप, 15 लाख करोड़, इतना ज्यादा इंपैक्ट होगा। 1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे होगा ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे। डायरेक्टली जो टूरिज्म इन्वॉल्व है, जो लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब जब बाहर से लोग आएंगे तो खर्चा भी करेंगे ना। देखिए, डोमेस्टिक टूरिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक टूरिज्म, मैं खुद ही दोस्तों बड़ा घूमने का शौकीन हूँ, भारत में इतना ज्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म दोनों ही इफेक्ट हुए, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस दोनों ही पे हमको 15 लाख करोड़, इनडायरेक्ट मतलब जो लोग इंप्लॉयमेंट में, इनडायरेक्टली इनको फायदा मिलता है, 15 लाख करोड़ का इंपैक्ट है। रफ एस्टिमेट आप जॉब लॉसेस का देख लीजिए, 3.5 से 4 करोड़ फुल टाइम जॉब लॉसेस। कितनी ज्यादा है ये, 3.5 से 4 करोड़ की नौकरी गई, मतलब इतना ज्यादा खतरा है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है वो लगभग 9 करोड़ के आसपास, 8.75 करोड़ जॉब्स जो है वो देती है। मैंने बताया ना कि एक पीक है, एक मंदिर है, उसके आप अगल बगल आप देखेंगे कि बहुत सारी शॉप्स हैं। वो इनडायरेक्ट तो उनका पूरा यहां से अर्निंग होती है, डायरेक्टली अर्निंग होती है, कुछ इनडायरेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो कोई एजेंट्स आ गए, बोले कि हम आपको अच्छा होटल दिखा देंगे, उनका कमीशन बन गया। तो कितने सारे लोगों को जॉब, घर चलता है भैया टूरिज्म से लोगों का। भारत में 12.75% ऑफ द टोटल जॉब्स टूरिज्म से ही आती हैं। 2019 का ये आंकड़ा है, 2019 में जितनी भी जॉब्स क्रिएट हुई ना, उसकी लगभग 13% टूरिज्म से है, यानी कि 100 में से 13 लोगों को टूरिज्म से जॉब मिली है यहाँ पे। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन से एरिया, देखिए इंटरनेशनल टूरिज्म तो अभी बंद है, क्योंकि यूके में ऑलरेडी नया स्ट्रेन आ गया है, वो पूरी दुनिया में फैल गया है, तो इंटरनेशनल टूरिज्म बंद रहेगा। डोमेस्टिक टूरिज्म तो चालू है, हमारे यहाँ केस लोड कम हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में ही 140 130 करोड़ की जनता है यार, वो घूमती रहती है, ट्रेन में घूमती रहती है, अभी ट्रेन अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं चल रही हैं, तो डोमेस्टिक टूरिज्म राइज हो रहा है। आपको पता ही है कि हम एडवेंचर के लिए जाते हैं, एडवेंचर के लिए आप क्या कहते हैं कि पैराग्लाइडिंग करिए, वो नहीं था, एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। ठीक है, पैराग्लाइडिंग करिए और ट्रेकिंग करिए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वहां तो बहुत ही, नॉर्थ ईस्ट में इसलिए उसको पर्टिकुलरली, इसलिए मैं उसको टारगेट करता हूँ नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हम नॉर्थ ईस्ट को उस तरीके से प्रोजेक्ट ही नहीं करते जैसा करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, पूरी हिमालयन रेंज कवर करता है, नदियां हैं वहां पे, आइलैंड्स है वहां पे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो एक तरीके से, लेकिन हम उसको प्रॉपर यूज करते ही नहीं है। उसको दिखाना चाहिए, बेसिकली उसको एज अ टूरिज्म हब दिखाए, और उस एरिया को डेवलप करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को, और वहां के लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए डोमेस्टिक टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवेंचर है, स्पिरिचुअलिटी है, क्या कहते हैं कि अगर आपको गर्मियों में हिल स्टेशन जाना, कहीं पे भी आप चले जाइए, तो इसीलिए डोमेस्टिक टूरिज्म इज राइजिंग, और ये हमको रिकवरी देगा। इट इज लीडिंग टू पार्शियल रिकवरी। शॉर्ट टर्म रोड ट्रिप्स, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूं, मेरे बगल में दुधवा नेशनल पार्क है, मैं सोच रहा हूं कि वहां घूमाऊं, शॉर्ट टर्म रोड ट्रिप्स। बहुत लोग लद्दाख जाते हैं, स्पीति वैली जाते हैं, रोड ट्रिप्स है। ठीक है, तो डोमेस्टिक ट्रैवल विल कंटिन्यू टू बी द बिग ड्राइवर समर तक। यस, जब तक गर्मी नहीं आ जाती, जब चीजें नॉर्मल होगी, तब इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवल जो है ना, वो सबसे बड़ा ड्राइवर होने वाला है, क्योंकि भाई आप जाओगे, होटल में रुकोगे, चीजों को रुकोगे, चीजों को एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे फिरोगे, मजा आएगी। आप जो बजट आने वाला है उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है, देखिए आपको पता ही है कि नेशनल टूरिज्म काउंसिल जो लेजिस्लेटिव बॉडी वो सब देखती है, ये एक सोल्यूशन है। वन इंडिया वन टूरिज्म अप्रोच हमको अपनाना चाहिए। जैसे टूरिज्म देखिए, ये स्टेट वाइज जाता है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज है, अरे यार मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं, तो ये स्टेट वाइज जाता है। तो अब होना क्या चाहिए कि स्टेट टू स्टेट, यहां पे मतलब एक डिसकंटिन्यूटी टाइप की है, हटा दो डिसकंटिन्यूटी ना। नेशनल टूरिज्म काउंसिल, स्टेट्स, राज्य मतलब सेंटर और स्टेट साथ में आए, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर, स्टेट, एवरीथिंग,
should come together, must come to, everyone must come together and they should work for this because this will lead to revival. तो इसीलिए हमको ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वन इंडिया वन टूरिज्म अप्रोच हमको करना चाहिए। देखिए, आपको बता दूं कि भारत में टूरिज्म को लेकर बड़ी दिक्कतें भी हैं, जैसे हमारे स्किल्ड लेबर नहीं है। टूरिज्म जिस तरीके से कई बार ऐसी कंप्लेन आ जाती है कि होटल में अच्छा नहीं, हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं है, ये सब ना ड्रॉबैक्स है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप एक जगह जा रहे हो, वहां पे अच्छा आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला, या स्किल्ड नहीं है, या अगर मान लीजिए कि अच्छा ट्रीटमेंट भी बहुत बढ़िया लेकिन स्किल ही नहीं है उनको कैसे टूरिस्ट को हैंडल किया जाता है, तो इसमें ना मूड खराब हो जाता है, फिर आप वहां नहीं जाओगे दोबारा। स्पेशली इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, क्यों दोबारा इंडिया नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमको प्रॉपर स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। टूरिज्म के लिए स्कूल खोल दो ना, कॉलेजेस खोल दो, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग दो जो टूरिज्म सेक्टर में जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी भी तो नहीं है। देखिए, कई जगह ना कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं भी है। हमने प्रॉपर सर्किट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर है, बहुत बढ़िया है वो, टूरिज्म के लिए वो पूरा सेपरेट बना हुआ है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स बनाओ, रूट्स दो, ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ाओ, एयर की कनेक्टिविटी बढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात तो प्रमोशन हम उस लेवल पे करते ही नहीं है। कुछ स्टेट्स का कर रहे हैं, मैंने बताया ना स्टेट वाइज है ये, जो स्टेट चाहेंगे वो करेंगी, लेकिन बहुत स्टेट्स नहीं। अब नॉर्थ ईस्ट का प्रमोशन आपने देखा ही नहीं होगा, बहुत कम देखा होगा। तो इसीलिए कश्मीर का आपने नहीं देखा होगा। तो आप जितना हो सके प्रमोट करो, ब्रांड बनाओ, ब्रांड इंडिया। भारत की लेगेसी इतनी जबरदस्त है, रिवाइव करो उसे कि पूरी दुनिया भारत को देखे। यहां तो आएंगे हम, और कितना पैसा जनरेट होगा, ये इतना रेवेन्यू आएगा कि क्या बताएं। तो हम उस तरीके से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है हमको। इंफ्रास्ट्रक्चर अब यहां पे देखिए कि यही बता रहे हैं कि बजट का एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहां पे हाई क्वालिटी होटल एकोमोडेशन मिलना चाहिए, ठीक है। देखो, हाई क्वालिटी होटल जो है वो भारत में लो है। ग्लोबल टूरिज्म अगर आप बात करें बाकी होटल्स की तो वहां पे ज्यादा है। तो होटल जो है, होटल पूरे देश में थस रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बेहतरीन बात बोली है यहां पे सर ने कि आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ले आओ ना। होटल्स बनाओ, भारत सरकार को होटल्स बनाने चाहिए, आप फंड करो, बढ़िया तरीके से होटल बनाओ, ताकि जितना हो सके आप अट्रैक्ट कर सको टूरिस्ट को। प्राइवेट प्लेस को लेके आओ, ये तो एक एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आप टूरिज्म में बहुत बढ़िया काम करें, आप लोन ले लो। यहां पे लोन ऐसा दो एक्सेसिबल हो सबके लिए, मतलब उनके लिए एक्सेसिबल हो जो काबिल हो, ऐसा ना हो कि वो लेके भाग जाए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करे। तो यहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जॉब भी देगा, स्किल सेट भी देगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया हो, ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट रोड टैक्सेस, आपको पता है कहीं पे भी आप जाते हैं तो रोड टैक्स लगता है, उसको आप स्टैंडर्डाइज करो, सिंगल पॉइंट हो, एक ही जगह दे दो। बार बार जगह कहीं पे कहीं जा रहे हो तो वहां पे टैक्स, वहां पे टैक्स, वहां पे टैक्स, पैसा भी तो बहुत खर्च होता है ना, इससे मूड भी खराब हो जाता है। बजट आप कुछ लेके गए और बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। ये सब बंद करो, एक ही जगह सिंगल पॉइंट हो, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। कितने आसानी से आप बिजनेस कर पा रहे हो, सब कुछ उसी में इंक्लूड कर दो और पैसा दे दो, खत्म। तो ऐसे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी। उसके बाद इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ट्रैवलिंग पे, क्या बात है। ये आप देखिए, 1.5 लाख तक इंडियन सिटीजन्स को टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए व्हेन स्पेंडिंग विथ जीएसटी। उसके बाद इंडियन कॉर्पोरेट्स को भी आप इंसेंटिवाइज करो, टैक्स में एग्जेम्पशन दो। मतलब जो आप टूरिज्म पे खर्च कर रहे हो, अगर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो तो उसका कुछ पैसा आपको मिल जाए, क्योंकि टैक्स में भी तो कट जाता है ना अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो। इनक्रेडिबल इंडिया 2 प्रोग्राम चलो, बहुत सारे बुद्धिस्ट सर्किट है, स्वदेश दर्शन है, कितनी सारी ऐसी स्कीम्स है, और नई स्कीम्स लेके आओ, ठीक है। हिल दर्शन है, पहाड़ दर्शन है, इस तरीके से कि पहाड़ों के दर्शन कराओ। जितना सरकार इस पे इन्वेस्ट करेगी ना उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये मुझे एडिटोरियल, मतलब ये इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया। तो टूरिज्म जो बहुत है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हर किसी को घूमना फिरना, भारत के लोग तो वैसे भी बहुत घुमक्कड़ है, ज्यादातर लोग जो आपको मिलेंगे ना बड़ा घूमना फिरना उनको पसंद है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपकी क्या राय है आप मुझे जरूर बताएं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।